दिल्ली एनसीआर में बैंकों और बिल्डर्स के बीच नेक्सस पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में सीबीआई पहले से ही जांच कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 6 और नई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। बैंक बिल्डर नेक्सस मामले में पहले ही सीबीआई ने 22 एफआईआर दर्ज कर रखी हैं। आरोप यह है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम और गाजियाबाद में बैंक और बिल्डर नेक्सस करके कई घर खरीदारों को धोखा दे रहे थे। सर, कौन से बैंक, बिल्डर्स और फाइनेंस कंपनियां शामिल हैं इसमें? यह नेक्सस पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार अलग अलग सुनवाइयों में आ रहा है। सीबीआई से इसकी जांच करने के लिए कहा गया था। पहले समझते हैं कि पूरा घोटाला क्या था। यह घोटाला था जिसमें बैंक और बिल्डर्स ने मिलकर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फायदा उठाया। स्कीम का फायदा मिलना था होम बायर्स को, बल्कि बैंकों ने यह पैसा बिल्डर्स को दे दिया। बिल्डर्स ने बाद में वो फ्लैट्स अलॉट नहीं किए होम बायर्स को, और होम बायर परेशान चारों तरफ घूमते रहे और मामला कोर्ट में गया। अपनी पहली सुनवाई और दूसरी सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में बेहद गंभीर टिप्पणियां की थी। और ये भारतीय इतिहास में बैंक और बिल्डर की मिली भगत का सबसे बड़ा और सबसे अजीबोगरीब किस्म का घोटाला है, जिसमें विशुद्ध रूप से आम होम बायर्स पिस रहे हैं। सीबीआई को जांच करने के लिए कहा गया था। सीबीआई नई 6 और एफआईआर दर्ज कर रही है। जो बैंक शामिल हैं उनमें सारे बड़े नाम हैं, हाउसिंग कंपनियां भी शामिल हैं। इसमें दीवान हाउसिंग है, पीएनबी हाउसिंग है, इंडिया बुल्स हाउसिंग है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एल&टी हाउसिंग फाइनेंस है, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस है। 21 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां सरकार की तरफ से दी गई ब्याज की रियायत को बैंक और बिल्डर मिलकर खा गए, और आम उपभोक्ताओं को जिन्होंने कर्ज ले रखा था, जिनकी किश्तें जा रही थी, ईएमआई जा रही थी, उन्हें मकानों का अलॉटमेंट नहीं हुआ। इसमें सुपरटेक के खिलाफ सबसे बड़ा मामला है। उसमें करीब 5,157 करोड़ रुपए 1998 में सुपरटेक ने बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए थे। और ये सुपरटेक का मामला कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब एंड बैंक और इंडियन बैंक और पीएनबी से जुड़ता है। शेयर बाजार में हाल के दिनों में कुछ रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन अधिकतर कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई से बहुत नीचे हैं। बीएसई 500 की 300 से ज़्यादा कंपनियां, यानी कि टॉप 500 में से 300 से ज़्यादा कंपनियां, यानी 60% शेयर आप कह लीजिए, अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 20% या इससे ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये स्थिति तब है जब बाजार के प्रमुख इंडेक्स में कुछ रिकवरी है। सेंसेक्स फिलहाल अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 4% नीचे है और बीएसई 500 इंडेक्स लगभग 5% नीचे है। सोचिए, मेन इंडेक्स 5% नीचे और नीचे के स्टॉक्स 60% तक नीचे। सर, बाजार में ये गिरावट क्या बता रही है? बाजार की ये तस्वीर कंफ्यूज करने वाली है, उलझाने वाली है। अगर आप करीब से देखें तो यह कहा जा रहा है कि भारतीय बाजार में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए विदेशी निवेशक निवेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सूची के हिसाब से एक बड़ा हिस्सा स्टॉक्स का ऐसा है जो 20 से 30%, 40% तक नीचे हैं। इंडेक्स जरूर ऊपर बढ़ा हुआ है। तो इसलिए जो बाजार की पूरी तेजी और बाजार को लेकर जो पूरा नजरिया है, वो इंडेक्स को ड्राइव करने वाले कुछ खास स्टॉक्स पर सीमित हो गया, और उनके मूवमेंट के हिसाब से ही सारे ट्रेड और परसेप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं। अगर इसके भीतर आप जाकर देखें, कुछ अच्छी हैं, कुछ खराब हैं, कुछ कमजोर कंपनियां हैं, लेकिन तमाम कंपनियों के वैल्यूएशन रिड्यूस्ड हैं। और इसलिए आपको बाजार में उतार चढ़ाव और तेजी और 4 से 5% की ऊपर नीचे की बढ़त इंडेक्स में अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से आम निवेशकों के पोर्टफोलियो पर कोई असर डालती नहीं दिखती है। तो बाजार में जो तेजी है वो टिकाऊ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि निचले स्तर पर जो स्टॉक्स मौजूद हैं वहां शायद नई खरीदारी नहीं आ पा रही है। वजह यह हो सकती है कि कंपनियों के स्तर पर अभी भी सही कंपनी सेलेक्ट करके निवेश करने की आदतें नहीं पड़ी हैं, और दूसरा, विदेशी निवेशक जो लगातार ऊंचे वैल्यूएशन की शिकायत कर रहे हैं, वो भी अभी केवल चुनिंदा स्टॉक्स तक ही फोकस किए हुए हैं। कुछ एक वजह कंपनियों के खराब नतीजों की भी हो सकती है। पहली तिमाही कंपनियों के लिए अच्छी नहीं गई थी, उसका सेंटीमेंट का असर हमें बड़े ब्रॉडर मार्केट के सेंटीमेंट पर दिखाई देता है। अगली तिमाही के नतीजों के बाद शायद ये जो स्टॉक्स हैं जिनमें हमको अच्छे प्राइस वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं, पी दिखाई दे रहे हैं, वहां हमें नई खरीद लौटती दिखाई दे सकती है।